हेलो गाइस, दिस इज मी त्रिगुण मिश्रा। आज हम एक और नई वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जो बच्चे हमारे साथ अकाउंट पढ़ना चाहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है थर्ड चैप्टर, बट उसके पहले जो हमने कल क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका आंसर जानना भी जरूरी है और जरूरी है। तो क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अ बिजनेस इज viewed as having। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हम पिछली वीडियो में पढ़कर आए हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो प्लीज पहले उसको जाके देखिए, फिर इस वीडियो में आइए। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है था कि जो आपका बिजनेस है वो फॉरसीबल पीरियड तक चलता जाएगा। यानी कैसे, एग्जांपल देता हूं। कोई एक बंदा है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो क्या सोचेगा कि जो मेरे बेटे होंगे वो बिजनेस हैंड ओवर लेंगे मेरे मरने के बाद, ये जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर उसके बेटे, चलता जाएगा ऐसे ही। यानी कभी ये रुकेगा नहीं, कोई इसकी लाइफ है ही नहीं बिजनेस की, सीधी बात ये कही जाए तो। आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन इस पे आता है। पहला है लिमिटेड लाइफ। लिमिटेड तो लाइफ होती ही नहीं है बिजनेस की, चलता जाता है। बी नंबर वेरी लॉन्ग लाइफ। लॉन्ग लाइफ क्या होता है, यानी कि एक टाइम पे स्टॉपेज आएगा। लॉन्ग यानी क्या कि लंबा, बट ये नहीं बोला कि चलता जाएगा, रुकेगा ही नहीं। ये हमारा अकाउंट बोलता है कि बिजनेस रुकता ही नहीं है। तो रुकता ही नहीं क्या बोलेंगे, एन इनडेफिनाइट लाइफ। इनडेफिनाइट यानी क्या, रुकेगा ही नहीं, चलता जा रहा है, इसकी कोई स्टॉपेज ही नहीं है। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा हमारा, एन इनडेफिनाइट लाइफ। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अ वेरी लॉन्ग लाइफ में। इसका एग्जांपल है, अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो ये हमको सोचना नहीं कि हम बिजनेस 20 साल बाद बंद कर देंगे। अगर हमने सोच लिया कि 20 साल बाद बंद करना है, 20 साल होते बहुत लंबा टाइम है, तो किसमें आ जाता, लॉन्ग लाइफ में। बट अकाउंट क्या कहता है कि आपको सोचना ही नहीं है कि 20 साल बंद करेंगे, आपको सोचना है कि चलता रहेगा, भले ही बंद हो जाए, बट एज्यूशन लेके चलना है हमको, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का। तो इस कारण से एन इनडेफिनाइट लाइफ हमारा बिजनेस दौड़ता ही रहेगा। तो अब आज की वीडियो हमारी किसके ऊपर रहेगी, आज की वीडियो हमारे जो अकाउंट के प्रिंसिपल्स हैं, कितने सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या क्या उनका मतलब होता है, कहां लागू होते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आप जानेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे आज अपनी वीडियो नंबर 7। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो नंबर 7। जैसा आपने मेरी पिछली वीडियो में देख के आया कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स वो होते हैं रूल्स, गाइडलाइन, जिसपे हमारा अकाउंटिंग वर्क करता है। अगर आपको प्रिंसिपल्स के बारे में और जानना हो, फीचर्स जानना हो, तो मेरी पिछली वीडियो देख के आइए, नंबर 6 वीडियो। और ये हमारी नंबर 7 वीडियो है, जिसपे हम जानेंगे कि किस किस टाइप्स के प्रिंसिपल होते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे आप अपनी पढ़ाई पे आ जाते हैं। पहला प्रिंसिपल है अकाउंटिंग एंटिटी या फिर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पे। अब ये इनके दो नाम हैं, मतलब एक ही होता है। क्या बोल रहा है प्रिंसिपल, बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। ये बोलना चाह रहा है कि जो बिजनेस है और जो एक ऑनर है वो दोनों अलग अलग हैं, उन्हें आप मिलाइए नहीं, ये हमारा अकाउंट कहता है। अब कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप बैंक अकाउंट बनवाना चाहते हैं, बैंक अकाउंट, तो वहां पे क्या होता है, आप अपना अलग से बनवाएंगे और अगर आपकी कोई फर्म है उसका आप अलग से बनवाएंगे। उस पे क्यों बनवाते हैं, क्योंकि जब अकाउंट हम तैयार करते हैं उस टाइम ऐसा नहीं कि ऑनर वाला बैंक अकाउंट जितना पैसा है वो हम फर्म में डाल दें और फर्म वाला ऑनर में डाल दें, नहीं, वो अलग अलग है। मैं जो हमारी टर्म वाली वीडियो आई थी, बिजनेस अकाउंटिंग टर्म वाली वीडियो आई थी, उस पर हमने क्या देखा था कि जो ड्रॉइंग्स होती है, अगर ऑनर पैसा ले जा रहा है क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। इसी कारण से बैंक का पैसा अगर ऑनर ले जाएगा उसे ड्राइंग बोलेंगे। हम मिक्स नहीं करते हैं पैसा, किसके साथ, ऑनर के साथ। ऑनर एक अलग हो गया और कौन अलग हो गया, आपका बिजनेस अलग हो गया। जब आप कैपिटल अपनी इंट्रोड्यूस कराते हो, कैपिटल जब देते हो बिजनेस में, कुछ पैसा लगाया तो आपको इंटरेस्ट देती है बिजनेस। वो जो कैपिटल का जो इंटरेस्ट होता है वो बिजनेस की लायबिलिटी है, उसको देना होगा, किसको, ऑनर को ही देना होगा, बट उसके लिए वो लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है, क्योंकि आप एक अलग पर्सन हो, बिजनेस अलग पर्सन है। भले ही आप नहीं मानते, बट हमारा अकाउंट आपसे ये मनवाता है कि आप अलग हैं, आपका बिजनेस अलग कॉन्सेप्ट है।
तो ये सिंपली कहता है हमारा बिजनेस एंटिटी। अब बिजनेस एंटिटी से ये समझ सकते हैं कि बिजनेस अलग है और आपकी एंटिटी अलग है। ये समझिए आप इस पॉइंट से। अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है, भूल रहा है बार बार प्रिंसिपल्स, तो आप इस तरह समझ सकते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, क्या होता है ये, आपको और आपके बिजनेस को अलग करता है, डिस्टिंक्ट मानता है ये प्रिंसिपल। ये था हमारा पहला प्रिंसिपल। अब आते हैं अपन सेकेंड प्रिंसिपल पे, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अपन ने फर्स्ट वीडियो पे ही जान के आया था कि जो अकाउंटिंग हम करते हैं वो सिंपली किस पे बेस्ड होती है, मनी पे ही तो बेस्ड होती है। कोई क्वालिटेटिव मेजरमेंट नहीं लेता है वो। ऐसा नहीं क्वालिटी ऑफ स्टाफ ले रहा है, सैलरी टू स्टाफ लेगा बट क्वालिटी टू स्टाफ नहीं लेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप अगर फर्म है, आपने ट्रक बुलवाए, ट्रक का आपका ट्रांसपोर्टेशन है, 6 ट्रक्स मंगवाए, अकाउंट में लिखेंगे आप 6 ट्रक्स, कितना पैसा लगा ट्रक्स को लेने में, कितनी परचेज वैल्यू थी ट्रक की, उसको आप लिखेंगे। ना कि लिखेंगे कि मैंने 6 ट्रक्स लिए इस कंपनी के लिए, नहीं, वो आपके ऊपर है, आप अपनी डायरी में लिख रहे हैं। बट हमारी अकाउंटिंग रिपोर्ट पे क्या लिखा जाएगा, कितने पैसे का ट्रक आया। अभी क्या बोल रहे हैं, पढ़ते हैं, ट्रांजेक्शंस दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द एंटरप्राइज। वही चीज बोल रहा है कि जो भी ट्रांजेक्शन मनी में मेजर होंगे वही हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हो सकते हैं। बाकी और ट्रांजैक्शंस को अपन हटा देते हैं। ये अकाउंट की लिमिटेशन भी है कि क्वालिटेटिव मेजरमेंट हटा देता है, ओनली क्वांटिटेटिव मेजरमेंट रखता है। अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा है तो प्लीज पहले उसको जाके पढ़िए, फिर इस वीडियो में आइए, क्योंकि ये वीडियो आपकी अकाउंट की बेस्ट वीडियो होने वाली है। क्योंकि यहीं से आप जानते हैं क्या क्या प्रिंसिपल्स लागू होते हैं हमारे अकाउंट पे, जिसके बेसिस पे आप अकाउंट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी, सेकंड मनी मेजरमेंट। तो हमारे यहां से 2 प्रिंसिपल हमने खत्म किए। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल ये बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड सो दैट इट्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। ये कहना ये चाह रहा है कि जो हमारी पूरी अकाउंटिंग की लाइफ होती है उसे स्मॉलर पीरियड में डिवाइड कर लीजिए। अभी क्यों हुआ, एक बार क्या हुआ, कहानी सुनिए, बहुत अच्छी कहानी है जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। बहुत सारे अकाउंटेंट बैठ गए एक साथ, उन्होंने बोला कि क्यों ना हम अपने अकाउंट को स्मॉलर पीरियड डिवाइड करें। लोगों ने बोला क्यों किया जाए, क्योंकि हमारे पास गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट था। क्या बोलता था वो कॉन्सेप्ट कि हमारा बिजनेस इनडेफिनाइट टाइम तक चलेगा, पीरियड तक चलेगा। तो लोगों ने बोला कि अच्छा ठीक है, तो हम आखिरी में बना लें, पर पता तो है नहीं हमको कब खत्म होने वाला है हमारा बिजनेस का टाइम। तो क्या करें, इससे अच्छा है हम स्मॉलर पीरियड में डिवाइड कर लें पूरी अकाउंटिंग रिपोर्ट। तो जनरली 1 ईयर का बनाते हैं हम अकाउंटिंग पीरियड। उन सब ने बैठे डिसाइड किया और इसको एक नाम दे दिया प्रिंसिपल का, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। जो हमारा पूरी लाइफ है बिजनेस एंटिटी की, उसको क्या करेंगे अपन, डिवाइड करेंगे कुछ उसमें पीरियड्स में, ताकि हमारा एक मीनिंगफुल सिंपल वे से चलता जाए। अभी क्यों किया, बहुत सारे यूजर्स होते हैं, उनको जानना है, कुछ नए यूजर्स आपके ऐड होते हैं हर साल। जैसे मान लीजिए इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर अगले साल ऐड होना है, तो कैसे ऐड होंगे वो, अब देखेंगे आपकी अकाउंटिंग रिपोर्ट अच्छी है तब ऐड होंगे ना। इसी कारण से स्मॉलर पीरियड्स में हम डिवाइड करते गए हमारी पूरी अकाउंटिंग रिपोर्ट। तो ये था हमारा पूरा इसका प्रिंसिपल। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर यानी पूरा दिखाना प्रिंसिपल। अभी क्या है, देयर शुड बी कंप्लीट and understandable reporting on the financial statements of all significant information of the affairs of entity। ये बोल रहा है जो भी आपकी अकाउंटिंग रिपोर्ट में चीजें हैं वो सबके सामने जाके दिखाओ जो उसके यूजर्स हैं। लाइक अगर आपका टर्नओवर हुआ, टर्नओवर क्या होता है, टोटल सेल्स यानी कैश प्लस क्रेडिट सेल्स टर्नओवर बना देती है हमारी। टर्नओवर हुआ आपका 2 करोड़ रुपीस, तो आप क्या दिखा रहे हैं 4 करोड़ रुपीस, ज्यादा दिखा रहे हैं। तो ये नहीं करना है, और आप दिखा ही नहीं रहे टर्नओवर अपनी, और क्या रीजन है ये नहीं दिखा रहे हो टर्नओवर में, कितना टर्नओवर कैसे हुआ हमारा, क्या हमने इम्प्लाई किया, क्यों हुआ, या लॉस हुआ तो क्यों लॉस हुआ, ये सब दिखाना जरूरी होता है अकाउंट के अंदर। जो अकाउंटिंग रिपोर्ट बना रहे हैं उसमें दिखाना होता है आपको, तभी वो लिखा है, अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग करना होता है आपको। तो यही कहता है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कि जितना है आपके अकाउंट में फाइनेंशियल चीजें वो सब दिखाना ही पड़ेगा, छुपा आप नहीं सकते। तो ये सब हमने समझा
पहला क्या समझा, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, उसके बाद समझा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। मैं हट जाता हूं, तो आपको अगर पसंद आया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने माइंड में बैठा लीजिए, तो यू कैन टेक। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। तो अब नेक्स्ट है हमारा मटेरियलिटी प्रिंसिपल। अभी प्रिंसिपल क्या है समझते हैं। दिस रिफर्स टू द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम विच इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर। सिंपली ये बोल रहा है कि आप वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करिए अपने बुक्स में जो कुछ रेलिवेंट हो। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कभी आपका टर्नओवर हुआ, टर्नओवर बता चुका हूं, क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल को बोलते हैं। टर्नओवर हुआ आपका 15 करोड़ का हुआ, ठीक है, बट अब आपके खर्चे कितने हैं। एक बार बिल्डिंग में खर्चा किया कितना, 1 लाख रुपए। अब कहां 15 करोड़ कहां 1 लाख रुपए, और वो मामूली खर्चा है, मतलब हमेशा नहीं होने वाला, एक बार हो गया तो अब वो चलेगी आपके 20-30 सालों बिल्डिंग। तो आपने क्या किया, एडजस्ट कर दिया, इसी के साथ सेल्स के साथ ही एडजस्ट कर दिया। सिंपली हमारा यही कहता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल कि जो आपके छोटे मोटे खर्चे हैं जो बहुत बार नहीं होने वाले हैं उन्हें आप मर्ज कर दो। किसके साथ, अपने बड़े बड़े अकाउंट के साथ। ऐसा नहीं आप दूसरी बुक बनाओ उसके लिए, तो क्या मोटी बनती जाएगी बुक आपकी अकाउंट की, और बहुत डिस्टर्बेंस मच जाएगा कि ये भी छोटा मोटा अकाउंट जो हमारे 20 साल में एक बार हो रहा है उसके लिए अलग से अकाउंट बना रहे हैं हम। ये तो गलत हो गया ना। इसके लिए हमारा अकाउंट सिस्टम कोलैप्स होने लगेगा, इतनी भारी भारी बुक बनने लगेंगी। अब मान लीजिए आपने एक बार बिल्डिंग का किया, चलिए वो आपने बना लिया, अगली बार मान लीजिए आपकी फर्श टूट गई, टाइल्स टूट गई, उसका खर्चा बना लिया, वो टाइल्स फिर चलेंगे 20 साल, उसका ही बना रहे हैं। फिर छोटा सा खर्चा, दीवार में स्क्रैच आ गया, उसको बनवा रहे हैं, उसका भी लिख रहे हैं। नहीं, ये नहीं कहता। बट अब एक और एग्जांपल सुनिए, अगर किसी फर्म का टर्नओवर है कितना, 1 लाख रुपीस, ओनली 1 लाख, और बिल्डिंग में को कॉस्ट दे रहा है कितनी, 2 लाख रुपीस, तो क्या ये होगा हमारे लिए मटेरियल? हाँ ये होगा। अभी क्यों होगा सुनिए, क्योंकि हमारा टर्नओवर कम है, प्रॉफिट कम हो रहा है, और जो हमारा कितना है, 2 लाख जो हमारा था बिल्डिंग का रिपेयर, वो ज्यादा है ज्यादा ना। तो क्या आप उसको मर्ज कर देंगे? मर्ज कैसे कर सकते हैं, टर्नओवर अब कम है, खर्चा ज्यादा आ रहा है, उसको अलग से दिखाना पड़ेगा ना, खर्चा बहुत ज्यादा है। जो अपन ने पहला एग्जांपल देखा था उसमें क्या था, टर्नओवर अपना कितना, 15 करोड़, और खर्च कितना था, 1 लाख रुपए, और यहाँ पे 1 लाख रुपए हमारा टर्नओवर है, खर्च 2 लाख रुपए हो रहा है, तो मर्ज तो यहाँ पे कर ही नहीं सकते आप, तो वो हमारे मटेरियल होगा। बट जब टर्नओवर हमारा बढ़ेगा और एक्सपेंस छोटे मोटे चंदी एक्सपेंस रहेंगे, तो उसमें हम मटेरियल इसको नहीं मानेंगे। सिंपल यही कहता है, मतलब हमारी जो अकाउंटिंग रिपोर्ट होगी उसको कंप्रेस करके हम बनाते हैं, सिंपल, और कुछ नहीं होता ये मटेरियलिटी प्रिंसिपल। बस इतना ही कहना चाह रहा है कि आपके लिए कुछ चीजें मटेरियल है, कुछ चीजें नहीं है। ये डिसीजन पे आपके निर्भर रहती है कि बैठक होती है कि ये हमारे मटेरियल है कि नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं कि मटेरियल बने ये, कुछ लोग नहीं भी चाहते, बट अकाउंट बोलता है अगर आपको टर्नओवर बहुत ज्यादा हाई है तो आप अकाउंट से मर्ज कर सकते हैं। ये हमारा था मटेरियलिटी प्रिंसिपल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। सेम है बट समझना है। डू नॉट एंटीसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। पहले तो समझिए आप, बस यहां से आप समझिए, ये बहुत अच्छा फ्रेज है हमारे अकाउंट में, अब हर जगह काम आएगा। क्या बोलना चाह रहा है फ्रेज, फ्रेज समझिए। डू नॉट एंटीसिपेट अ प्रॉफिट, प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए। हाँ प्रॉफिट जरूरी होता है बट मत सोचिए, कुछ टाइम के लिए लीव करिए उसको। बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, अगर जहां प्रॉफिट है तो वहां लॉस भी है, तो जब लॉस है तो लॉस साइड क्यों ना अपन जाएं कि प्रॉफिट साइड भागेंगे। अच्छा आपके कोई उधारी करके गया, अब उसके चांसेस है वो दे भी देगा, चांसेस नहीं भी देगा, उसके लिए हमारा अकाउंट क्या बोला कि आप ये मान के चलिए वो नहीं देगा। हाँ ये मान के चलिए वो नहीं देगा, तो इस कारण से आप कुछ रिजर्व्स बनाइए, कुछ रिजर्व्स प्रोविजंस बनाइए। तो क्या होते हैं रिजर्व प्रोविजंस, कुछ पैसा हम अलग से अपने कैपिटल में, प्रॉफिट में हम कुछ पैसा अलग से रख लेते हैं, ताकि अगर कोई और डेटर भाग गया, हमारा उधारी वाला भाग गया, तो हम वही पैसा उसमें डाल देंगे, तो हमारा बैलेंस होता जाएगा, तो लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये फर्म को स्टैब्लिश करने का मौका मिलता है। क्या हुई, एक बार बैठक हुई बहुत सारे अकाउंटेंट की, उन्होंने फिर ये मुद्दा उठाया कि अगर फर्म लॉस में जा रहा है तो स्टैब्लिश कैसे हो। अकाउंट वाले ठहरे चालाक लोग, उन्होंने बोला इसके लिए एक प्रिंसिपल ला दिया जाए कि आप प्रॉफिट अभी थोड़ा छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रॉफिट तो आपका एक प्राइमरी गोल होता ही है पाना, तो आपको मिलेगा ही, तो आप लॉस के पीछे क्यों ना दौड़े कि हमको लॉस होगा, उसके लिए आप अलग से पैसा निकाल के रखिए,
तो आगे जाके कहीं आपको लॉस हुआ बाई चांस, तो वो पैसा आपका काम आ जाएगा। ऐसे आप कंपनी डूबती जाएगी। आपने कभी आपको लोन लिया, अच्छा आप खुद ही देखिए, जब आप घर में रहते हैं अपने, तो आपके अगर पेरेंट्स से लोन लेते हैं तो क्या करते हैं, जो उनकी मंथली सेविंग मतलब मंथली इनकम होती है, कुछ पार्ट वो सेव करते जाते हैं बैंक लोन को देने के लिए, करते हैं ना। बस सेम यही चीज बोल रहा है कि कुछ जो प्रॉफिट आ रहा है आपके पास, उसको सेव करिए और रख लीजिए, कभी आगे चल के लॉस हुआ उस पे ये पैसा हम लगा देंगे, बस और कुछ नहीं है। अगर आपको अकाउंट समझना है तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट का एग्जांपल लेके समझेंगे तो बहुत इजी होगा, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको यही चीज प्रोवाइड करने की। तो आप समझ ही गए, जैसे हमने सेविंग करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि जो हमने लोन वगैरह लिया तो हमारे डूबे नहीं लोन, हम जाके हम बैंक घर में आ जाए, अलग से पैसा हम बचा के रख ले। सेम बस हमारा यही चीज प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल है। और अब देखिए, कंजर्वेटिव डज नॉट रिकॉर्ड एंटीसिपेटेड रेवेन्यूज बट प्रोवाइड ऑल एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस। जो आपके रेवेन्यूज आ रहे हैं उसको भी छोड़िए, थोड़ी देर रख दीजिए अलग से, बट जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं, जरूरी एक्सपेंस है, हाँ मशीनरी खरीदनी है, उसके अलग से पैसा निकाल रख लीजिए आप। डेप्रिसिएशन है, क्या डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती है उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाती है। इसका एक अलग से चैप्टर है, बेहतरीन चैप्टर है, उसको अपन आगे समझेंगे, अभी इतना ही जान लीजिए। जो गिरावट आ गई तो आपकी डाउन होने लगी मशीनरी, अब आप मशीनरी बेचेंगे आगे चल के, उस मशीनरी का पैसा अलग से निकाल के रख लीजिए, ताकि आप जब बेचेंगे उससे कुछ पैसा मिल जाएगा, और डेप्रिसिएशन का पैसा है उसको भी ऐड करके आप नई मशीन ले सकते हैं। तो यही सेम चीज हमारा प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल कह रहा है। तो आपको ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अपने आप से रीड करिए, तो फुल एंड फाइनल क्लियर हो जाएगा। यू कैन टेक ओके। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। अब ये क्या है, आप चलिए इसको समझते हैं। क्या है, एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट एंड द कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ द एसेट। ओके, तो ये बोलने की ये कोशिश कर रहा है कि जो आप एसेट खरीद रहे हैं, एसेट आप सब जानते हैं क्या होता है, जो एसेट आप खरीद रहे हैं उस एसेट की प्राइस में क्या होनी चाहिए। मैं बताया हूं आपको, डेप्रिसिएशन लग जाता है एसेट्स में तो वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, बट हमारा क्या बोल रहा है ये अकाउंटिंग कि जिस आप रेट में परचेस करके आ रहे हैं एसेट, उसी में आप रिकॉर्ड करते चलिए। एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने इधर देखिएगा, आपने अगर एसेट खरीदा है 6 लाख रुपीस का, ये हमारे 6 लाख रुपीस का आपने एसेट खरीद के लाए हैं, ये हमारी क्या है, परचेज वैल्यू है, परचेज वैल्यू है जितने में खरीदा गया हमसे। फिर अब अगला साल आया, अब अगले साल आपको क्या बनाना पड़ता है, अकाउंटिंग रिपोर्ट। जब आप अकाउंटिंग रिपोर्ट बनाएंगे तो एसेट दिखाना पड़ेगा आपको। तो अब एसेट आप किसमें दिखाएंगे, अब मान लीजिए उसी एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, मार्केट में हो गई 5 लाख, क्या हो गई, 5 लाख आपकी वैल्यू हो गई, ये आपकी हो गई बुक वैल्यू से हम कहते हैं जो डेप्रिशिएट होके आती है। तो अब आप क्या दिखाएंगे इस पे, अब मुद्दा ये आता है यहाँ पे, तो अब अपन क्या दिखाएंगे, 6 लाख दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कह ही रहा है कि जितने में आप पेड टू एक्वायर्ड इट, जितने में आप खरीदा उसी को आपके अकाउंटिंग ईयर में दिखाते जाना है, यानी पीरियड वाइज दिखाते रहेंगे, भले ही आगे एप्रिशिएट हो गया। अब एप्रिशिएट क्या होता है, रेट बढ़ जाना। जनरली लैंड का रेट बढ़ जाता है अगर उसके सामने से अच्छी रोड निकल गई, होता है ये। तो अगर रेट बढ़ गया 7 लाख हो गया तो भी हम 6 लाख ही दिखाएंगे, उसको 7 लाख नहीं दिखा सकते। तो जितने में आप खरीद रहे हैं आप उतने में ही दिखाइए। अब ऐसा क्यों किया गया, आई मैं जस्ट आपको बताया कि जब आप 7 लाख आप मशीन की वैल्यू हो जाएगी तो रेट तो बढ़ गया आप मशीन का, आपने खरीदा 6 लाख में, बट अगर आप बेचोगे उसको तो 7 लाख में बिक जाएगी, बिकेगी ना। बट अकाउंट वाले बोला नहीं, ऐसी गुस्ताखी हम नहीं मानेंगे, आप 6 लाख में ही आपकी मशीन में मानी जाएगी। ऐसा नहीं आप 7 लाख लिख दोगे उसको, या आपकी रेट घट जाएगा, नहीं, 6 लाख मीन्स 6 लाख। यही हमारा कह रहा है कि आपकी जो एसेट है वो उतनी ही रिकॉर्ड होगी जितना आप खरीद के लाए होंगे, जितने रुपीस में आप उसको परचेज वैल्यू होगी उतने पे ही रिकॉर्ड होगी।
तो ये था हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, दैट इज नंबर 7। अब अपन आते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 है मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। वो वाला मैच नहीं जो हम करते थे, ये ऐसे लाइन खींच खींच के मैच अपन क्लास में करते थे, वो वाला नहीं। ये कुछ नया मैच बोल रहा है। ये आप पढ़ चुके हैं, मैं लाइन पढ़ूंगा समझाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखकर आ रहे होंगे तो। ये लाइन, इट इज नेसेसरी टू मैच रेवेन्यूज ऑफ द पीरियड विथ एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। ये क्या कह रहा है कि जब आप एक्सपेंसेस को रेवेन्यूज से मिलाओगे तभी आपको करेक्ट प्रॉफिट और लॉस मिलेगा। अरे भैया आपको कुछ याद आया? हम फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हैं अभी। क्या इनकम क्या होती है? एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू, या रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अगर रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंस से तो क्या होगा? प्रॉफिट। और अगर हमारा क्या कम है, अगर हमारा रेवेन्यू कम है एक्सपेंस ज्यादा है तो क्या होगा? लॉसेस। तो ये था हमारा प्रॉफिट लॉस की कंडीशन। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस ये इतना ही कह रहा है कि जितना, बट ये नहीं कि आप 2017 का एक्सपेंस ले लिए 2018 का रेवेन्यूज ले लिए। नहीं नहीं नहीं, आपको 17 का ही रेवेन्यू लेना है, 17 का ही एक्सपेंस लेना है, फिर मैच करना है और फिर सही प्रॉफिट और लॉस निकालना है। इसीलिए ये लाया गया कि कुछ लोग क्या करते थे, जिस टाइम का उनको रेवेन्यू ज्यादा लगता था वो ले लेते थे और जिस टाइम का एक्सपेंस कम लगता था वो ले लेते थे। तो अकाउंट वालों ने तो वो चालाक तो है ही है, कब से बताता आ रहा हूं, उन्होंने बोला लो भैया एक और प्रिंसिपल लाके रख दिया हमने। तो यही प्रिंसिपल है कि आप उसी पीरियड का मैच करेंगे अपने एक्सपेंस को रेवेन्यूज के साथ, ताकि सही प्रॉफिट और लॉस आपको मिल सके। तो यही था हमारा मैचिंग प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट। तो हमने क्या पढ़ा अभी? कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। क्या बोलता है कि परचेज वैल्यू पे ही एसेट्स रिकॉर्ड होने चाहिए। अब आप सोचते हो कि भैया आप बार बार वही बात बता रहे हैं, पहले बता चुके फिर समराइज कर रहे हैं। ये बातें ना या तो यहाँ बैठनी चाहिए, जब तक बैठेगी नहीं तब तक कुछ मतलब का नहीं है। तो 2 बार बताऊं, 2 बार सुनिए ताकि आपके यहाँ तक पहुंचे आपके ये बात मेरी, इस कारण से बता रहा हूं। तो सुनिए ध्यान से। फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? एक्सपेंस एंड रेवेन्यूज को मैच करिए ताकि सही प्रॉफिट और लॉस मिल सके, बट सेम पीरियड का। तो ये हमारे खत्म हुए यहां से 8th प्रिंसिपल, यानी हमने 1 to 8 प्रिंसिपल खत्म कर लिए हैं। तो अब हम यहां से अपनी वीडियो एंड करते हैं। जितना आज आपने जाना उसको अच्छे से और पढ़िएगा, एक बार रीडिंग जरूर मारिएगा ताकि आपको जो प्रिंसिपल है पढ़ने के साथ साथ आपको याद भी होते चले। तो हम यहां से अपने वीडियो एंड करते हैं, बट जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपके लिए कुछ और प्रिंसिपल से लेके आएगा, और एक चीज और आने वाली, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो आपका स्टैंडर्ड बढ़ाएगा अकाउंट में और अकाउंट का भी स्टैंडर्ड बढ़ाएगा। बट हमारी रीति रिवाज तो है ही, तो क्वेश्चन सीधे जानते हैं क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, वो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। बट कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा क्या होगा इसका आंसर। विच इज द अदर नेम ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट? बहुत इजी क्वेश्चन है, बनना चाहिए आपसे। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस प्रिंसिपल एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। इन चारों में कोई एक ना एक तो आंसर है। अगर पता है तो आप कमेंट करिए, और नहीं पता हो तो आपको जो इनमें सही लग रहा है उसको ही कमेंट करिए। डरिए मत कि गलत होगा या सही। मैं खड़ा हूं सुधारने के लिए आपको। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए। बाय बाय।